नमस्कार। मैं सनत कुमार सिंह, शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले मैं साहित्य संवाद मंच के आयोजन सचिव अनुज भाई नितेश उपाध्याय जी को एवं आयोजन संरक्षक बड़े भाई डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जी को आभार देता हूं कि मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया, जिस मंच के द्वारा मैं आप लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं। इसके साथ ही मैं साहित्य संवाद मंच की तरफ से और अपनी तरफ से जितने भी दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही नितेश और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसे दौर में जो बहुत कठिन दौर है, उस दौर में भी इन्होंने संवाद की इस प्रक्रिया को जारी रखा है। शायद इस मंच का इससे ज़्यादा बेहतर उपयोग और कुछ नहीं हो सकता है। संवाद से एक गतिशीलता, जीवंतता बनी रहती है, साथ ही इससे चिंतन और मनन का जो एक क्रम है वह भी बना रहता है। तो इसके लिए मैं उनको फिर से बधाई देता हूं और अपनी बातचीत में अब शुरू करता हूं। मित्रों, दरअसल जिस विषय पर आज मुझे बातचीत करना है उसका शीर्षक है रामशरण शर्मा की इतिहास दृष्टि। मूलतः यह विषय तो इतिहास का विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि साहित्य हो या इतिहास हो, किन्हीं न किन्हीं रूपों में वो मानव, उसके समाज, उसके परिवेश, उसकी स्थितियों परिस्थितियों से ही जुड़ा होता है और प्रायः अंतर विषयक बातचीत से इस ज्ञान की प्रक्रिया का संवर्धन ही होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बात कहूं कि अगर हमें भक्ति आंदोलन के सामाजिक आधारों के ऊपर बातचीत करनी हो तो उसके संदर्भ में इतिहासकार सतीश चंद्र ने जो टिप्पणियां की हैं वो काफी सार्थक हैं। अगर हम आज के दौर में साहित्य में भी, आधुनिक साहित्य में भी और भी तमाम प्रवृत्तियों में अगर सामंतवाद और सामंती प्रवृत्ति की बात करते हैं तो भी हमको सामंतवाद के पीछे जाना ही पड़ेगा। सामंतवाद के उद्भूत होने की जो प्रक्रिया, उसको जानने के लिए पीछे जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि साहित्य और इतिहास का एक गहरा संबंध है। अतः आज का विषय वह साहित्य और साहित्य से इतर भी जो लोग इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण तो है ही, साथ साथ साहित्य और अन्य विधाओं से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह मंच जो है उसमें इसके फेसबुक उस पे पेज पे लिखा हुआ है एक कदम संवाद की ओर। तो मैं अपनी बातचीत जो है वह संवाद से ही शुरू करना चाहता हूं। इतिहास क्या है इस पर बातचीत करते हुए एक महान इतिहासकार एचकार, जिनकी पुस्तक काफी पढ़ी जाती है, व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें उन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा कि इतिहास दरअसल इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाली एक क्रिया प्रतिक्रिया है और यह एक अंतहीन संवाद है। उसके जो तथ्य हैं और इतिहासकार के बीच निरंतर एक अंतहीन संवाद होता रहता है और उसी से इतिहास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती रहती है। मित्रों, इसमें एक शब्द आया है अंतहीन, और 1990-91 का जो दौर है उसमें एक स्कॉलर आते हैं फुकुयामा, और वह एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहते हैं
अपने तरीके से कि अब तो यह जो है इतिहास के अंत का समय है। कई लोग उसको विचारधाराओं के अंत के रूप में भी समझते हैं और कहते हैं कि अब तो इतिहास की कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हुआ? जो बीते कुछ 10 20 30 जो ये 30 सालों का जो ये लगभग जो गैप है, क्या उसमें इतिहास खत्म हो गया? जी नहीं। दरअसल लोगों में अपने इतिहास को जानने की प्रवृत्ति और ज्यादा प्रबल हुई है। कई अस्तित्ववादी विमर्श हमारे सामने आए। क्यों? क्योंकि मुझे याद है कॉलिंगवुड ने कहा था, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास जो है उसमें जैसे जैसे विचार समय के साथ साथ विकसित होते रहते हैं, उसके उपरांत हर व्यक्ति अपने वर्तमान संदर्भों को अतीत से जोड़कर देखता है, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। तो यह प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। और साथ ही मुझे क्रोचे की भी एक बात याद आती है, जो उन्होंने कहा कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पररी हिस्ट्री। प्रत्येक इतिहास जो है वो सामयिक इतिहास होता है। तो अपने सामयिक संदर्भों को समझने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उन पहलुओं पर जो उससे ताल्लुकात रखता है वह जानना चाहता है, और इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि उससे वो संवाद करे और उसके बीच वो कुछ इन बातों को रखे। मित्रों, और वह इतिहासकार और उसकी इतिहास दृष्टि जो वर्तमान को ज्यादा बेहतर तरीके से अपने अतीत से वर्तमान को उद्भूति करने की उसकी प्रक्रिया, उसको जितना ज्यादा बेहतर समझ सकता है या बता सकता है, उसकी इतिहास दृष्टि उतनी ही व्यापक होती है और वह इतिहासकार हमारे लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जिस इतिहासकार के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, उनके जो वैचारिक निष्पत्तियां हैं, उनका प्रारंभ कहाँ से होता है, उनकी थोड़ी बहुत उस पर मैं बातचीत करूंगा और फिर आगे मैं अपनी बात रखूंगा। मित्रों, भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो जो भारत की इतिहास लिखने की जो परंपरा शुरू हुई वो पूर्णतः औपनिवेशिक काल में आधुनिक दृष्टि से शुरू होती है। अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं और उसके बाद रॉयल सोसाइटी एशियाटिक की स्थापना के साथ, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ 1784 में धीरे धीरे यह प्रक्रिया शुरू होती है और 1857 के बाद तो जो है वह ज्यादा और प्रबल रूप से हमारे सामने आती है। लेकिन उनका दृष्टिकोण दरअसल साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। पहले तो वो उत्तराधिकार के नियमों को समझने के लिए भारत के प्राचीन संदर्भों की उन्होंने व्याख्याएं की, और उसके बाद यह दिखाने के संदर्भ में कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था, उन्हें शासन प्रशासन की जानकारी नहीं थी और वो तो पूर्णतः अध्यात्म में रहने वाले लोग थे, राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत बहुत क्लियर नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए उन्होंने इस दृष्टि से अपना इतिहास बोध हम लोगों के सामने रखा, इतिहास लेखन रखा, और हम लोगों ने उस इतिहास बोध अपना निर्मित और जानने का प्रयास किया। ठीक उसके प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन शुरू हुआ और उसने यह बताने का प्रयत्न किया कि नहीं, इस तरह की प्रवृत्तियां जो हैं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था बहुत प्राचीन थी। और उस संदर्भों में उसकी प्रतिक्रिया में एक नया इतिहास लिखा गया जिसको जो है हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। यह क्रम चलता रहता है और उसके बाद 1930-40 के आसपास एक नया दृष्टिकोण आता है जिसको हम मार्क्सवादी इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राचीन भारत के संदर्भ में जिन लोगों ने मार्क्सवादी दृष्टि से विचार किया, उसमें जो दो महत्वपूर्ण इतिहासकार आते हैं, उनमें पहला नाम डी.डी. कौशाम्बी और दूसरा नाम रामशरण शर्मा का है। मित्रों, रामशरण शर्मा एक निष्णात विद्वान थे और उन्होंने प्राचीन भारत पर खूब लिखा है। वो पटना, दिल्ली और शोध कार्य में तो लंदन आदि कई जगहों से उनका संबंध रहा और उन्होंने अपने शोध कार्य एक महत्वपूर्ण विद्वान ए.एल. बाशम के नेतृत्व में पूरा किया। ये वही ए.एल. बाशम है जिनकी किताब जो है काफ़ी फेमस है, वंडर्स दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत जो है। रामशरण शर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी
जिनके संदर्भ में ही हम आज उनकी दृष्टि को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो हैं वो इस प्रकार हैं: मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया, शूद्राज इन एंशिएंट इंडिया, इंडियन फेडरलिज्म, अर्बन डिके आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण किताबें हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया आदि ये जो किताबें हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उनको देखने के उपरांत जो है हम अपनी बातचीत करेंगे। दरअसल एक बात तो ये बिल्कुल साफ है कि रामशरण शर्मा का जो दृष्टिकोण था वो मार्क्सवादी था। मार्क्सवादी इतिहास लेखन मुख्यतः मार्क्स से 19वीं शताब्दी है उसके मध्य और बाद के अंतिम समय में जो है ये शुरू होता है। और इसके जो प्रमुख जो इसकी स्थापनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है और आर्थिक दृष्टि से इसमें सोशल फॉर्मेशन की क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। मार्क्स ने कहा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह कहता है कि दरअसल जो सामाजिक परिवर्तन है वो और कुछ नहीं है, जो आर्थिक कारक हैं उनसे संबंधित होता है और जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन की तकनीक है, उनमें होने वाले परिवर्तनों से कई तरह के सोशल चेंजेस आते हैं। परस्पर वर्ग संघर्ष चलता रहता है और विरोधी विचारों के परस्पर संयोग से एक नई चीजें जो हैं वो फॉर्म होती रहती है। रामशरण शर्मा मार्क्सवादी इतिहासकार जरूर हैं, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि ऐसे कई पहलू हैं जिन पर वो मार्क्स से डिफर भी करते हैं। मित्रों, जैसे जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो सिद्धांत है उसमें जो है वो मार्क्स से ताल्लुकात नहीं रखते। साथ ही मार्क्स ने जो यह कहा कि भारत के जो सामंतवादी उत्पत्ति है उसमें जो अर्धदास की परंपरा को जो देखते हैं उसको भी ये उस तरीके और उस रूप में नहीं देखते। हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारत को देखने का एक सबसे महत्वपूर्ण नजरिया ये हो सकता है कि हम उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद की दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसमें सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें भौतिक संस्कृति है, मटेरियल कल्चर है, और उसमें जो होने वाले परिवर्तन हैं उसी से हम सोशल फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अतः प्राचीन भारत के संदर्भ में वो अक्सर कहते हैं कि भौतिक अवशेषों के आधार पर उनके समालोचनात्मक विवेचन से ही हम प्राचीन भारत की विभिन्न संस्थाओं को, उसके स्वरूपों को समझ सकते हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो जो प्राचीन काल में जो उपस्थित कर्मकांड हैं और जो धर्म की स्थापना है, उनको भी जो मिथक हैं उसमें भी उनको कहते हैं कि एक व्यापक दृष्टि से उनको देखने की जरूरत है। उनको उन्हीं रूपों में नहीं, उनमें क्या परिवर्तन हुए, समय के साथ साथ उनमें क्या चेंजेस आए, इस रूप में अगर हम देखें तब प्राचीन भारत को ज्यादा व्यापक तरीके से देख सकते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए हम देख लें, महाभारत में पहले श्लोक कम थे, फिर समय के साथ उसमें बढ़ते गए। तो जरूरत इन बातों की है कि आखिर वो कौन से ऐसे कारक थे जिनमें समय के साथ साथ यह परिवर्तन जो है ये होते रहते हैं, परिवर्तन हुए, और उनके विषय में हम उनको देख सकें। तो ये तो प्राचीन भारत के विषय में उनका जो दृष्टिकोण था वो ये था कि हमको सबसे पहले उत्पादन के साधन, जो उत्पादन की जो तकनीक और उन पर जो आधिपत्य है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनके परिवर्तन से ही हम इन सारी प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। अब जैसे मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया में उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे जो है जो मिडल गंगा वैली है उसमें लोहे के प्रयोग से किस तरीके के गुणात्मक परिवर्तन दिखे।
जब लोहे से खेती शुरू हुई, लोहे का प्रयोग होने लगा एग्रीकल्चर में, तो उसमें सरप्लस प्रोडक्शन के विजन का विस्तार हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद एक मार्केट बना, वाणिज्य व्यापार के बहुत सारे केंद्र धीरे धीरे बनने लगे। और उस दौरान ही जो एक वर्गविहीन जो वैदिक सभ्यता है, वो धीरे धीरे, चूंकि ये प्रोडक्शन के लिए श्रम की आवश्यकता थी, लोगों की आवश्यकता थी, तो उसमें वैश्य और शूद्र वर्ण कैसे एक दोनों जो है उत्पादन के क्रम में लगते हैं, और जो ऊपर के दो वर्ण हैं वो लोग अपने वैचारिक और अन्य विधाओं से उसको कैसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से हम इस फॉर्मेशन को जो है वो समझ सकते हैं। तो मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया जो है वो इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारा महत्वपूर्ण जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ताकि हम इसको समझ सकें। मित्रों, यह तो बात प्राचीन भारत के संदर्भ में थी। जो मुख्य रूप से मैं आज बातचीत करना चाहता हूं आप लोगों के बीच, वह यह है कि रामशरण शर्मा प्राचीनता के मध्ययुगीनता में परिवर्तन को किस तरीके से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यह बहुत स्पष्ट है कि आधुनिकता को तो हम बहुत आसानी से परिभाषित कर लेते हैं। अगर जो विकसित देश हैं उनमें देखें तो पूंजीवाद के विकास के साथ आधुनिकता हमको दिख जाएगी। जो उनके द्वारा जो डोमिनेंट थे, वहां उपनिवेश स्थापित करने से एक जो जिस दृष्टि से हम जिस आधुनिकता को परिभाषित करते हैं, वहां उपनिवेश स्थापित हुए और वहां की आधुनिकता उद्भूत हुई। लेकिन मध्यकाल, जो मध्ययुग जिसको कहते हैं, वो उसको हम कैसे देख सकते हैं। यूरोप के लिए तो ये बहुत आसान है कि अगर यूरोपीय संदर्भ में देखें तो हम 500 से लेकर के और 1500 ईस्वी के बीच का जो समय, उसको सामंती समाज के रूप में देख सकते हैं और उसको वैसे जो है हम परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में प्राचीनता से जो मध्ययुगीनता में जो परिवर्तन के जो मूलभूत बिंदु हैं, उन पर बहुत गहराई से दृष्टिपात करना होता है। इसके पीछे जो प्रयास हुए, उसमें प्रायः ऐसा लगता है कि जो तुर्क मुस्लिम आक्रमण है, उससे एक जो है मध्यकाल उद्भूत हुआ है। और उसमें आप देखें कई महत्वपूर्ण इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं, नीलकंठ शास्त्री और त्रिपाठी आदि की, उसमें जो प्राचीन युग है वो 1206 ईस्वी तक जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा जो थोपी हुई जो मानसिकता थी कि प्राचीन भारत का मतलब हो गया हिंदू, जो बीच का मध्यकाल है वो मुस्लिम से संबंधित, और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश काल हो गया। लेकिन क्या ऐसा है? मध्यकाल या मध्ययुग जिसको कहते हैं, उसका संदर्भ सिर्फ इन आक्रमणों से, उनसे परिवर्तन हुए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब सोचिए जरा, इसको इस दृष्टि से देखें कि क्या जिन जगहों पर मुस्लिम शासन रहा है, ऐसे जैसे पाकिस्तान, तुर्की और विभिन्न जगहों पर, क्या वहां पर जो है सिर्फ मध्यकाल ही हम कहेंगे कि वहां मध्ययुग ही हमेशा व्याप्त रहा? और कुछ ऐसे जहां पर तो मुस्लिम तुर्क आक्रमण नहीं भी हुए या जहां शासन स्थापित नहीं हुए, क्या सदैव वो वहां पे मध्यकाल आया ही नहीं या मध्ययुग आया ही नहीं? तो इस दृष्टि से हम इसको नहीं देख सकते। इसमें जो कुछ मूलभूत विशेषताओं की तरफ वो जो हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमि। और बताते हैं रामशरण शर्मा कि भूमि जो है और भूदान की प्रक्रिया जो है इस पूरे फॉर्मेशन में कितनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। मित्रों, भूमिदान की जो प्रक्रिया है, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे पहले ये सातवाहन काल में भी दिखेगी। लेकिन वहां पर जो है भूमिदान के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार जो थे वो लोगों को नहीं दिए जाते थे। ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी गई, उसमें प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। उनके उपभोग के लिए दिए जाते थे, कभी कभी उनको स्वतंत्रताएं भी बहुत सारी दी जाती थी, लेकिन पूर्णतः उनका स्वामित्व हो गया हो, प्रशासनिक अधिकार ट्रांसफर हो गए हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब गुप्त काल में हम देखते हैं, धीरे धीरे जब से दान की प्रक्रिया काफी तेज होती है, तो उसमें
विभिन्न तरीके के अधिकार और प्रशासनिक अधिकार और स्वामित्व भी जो है वो देखने को मिलता है। और गुप्तोत्तर काल के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। जो दान देने की प्रक्रिया है, जैसे जैसे उसमें भूदान की प्रक्रिया है, इसमें जैसे जैसे विस्तार होता है और उस पर स्थापित जो अधिकार हैं उनके उन अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि होती है, तो एक नया वर्ग उत्पन्न होता है, राजा, और उसके बाद जो नीचे जो भूमि पर काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में एक मध्यस्थ वर्ग उभरता है, जिनको प्राय हम सामंतवादी या सामंतों के रूप में देख सकते हैं। और इस हायरार्की से बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे क्लास हमारे समाज में उद्भूत होते हैं और सामंतीकरण की एक प्रक्रिया जो है वो आरंभ होती है। मित्रों, भूदान का जो ये क्रम चला, भूमिदान का ये जो क्रम चला, इसके और क्या 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 प्रभाव पड़े उसको भी देखने की जरूरत है। भूमिदान के फलस्वरूप मुख्यतः हम जो देखें कि इसका जातीय व्यवस्था पर क्या असर पड़ा। आप देखेंगे कि जो आरंभिक मध्यकाल है, मध्ययुग है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें विभिन्न तरह के जातियों का विस्तार दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इसमें एक बड़ा कारण यह है कि जब भूदान की प्रक्रियाएं आरंभ होने लगी तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों के भूमियों से जो लोग थे, अब निर्वाह का कार्यक्रम वहां पर शुरू होने लगा और एक नई तरीके की श्रम की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई और वह वहां पर जातीय संगठन बनने लगे। इसके पीछे की प्रक्रियाओं को देखने के लिए रामशरण शर्मा अर्बन डीके का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हैं। आखिर ये अर्बन डीके क्या है? हम जैसा कि जानते हैं कि कुषाण काल में जो रोम से व्यापार, जो हमारे यहाँ इंडो रोमन जो व्यापार था, वो काफी बड़े पैमाने पर होता था। लेकिन जैसे ही रोम साम्राज्य में विघटन हुआ, उसके बाद यह जो व्यापार की जो क्रिया है वह बाधित होती है। धीरे धीरे जब व्यापार की प्रक्रिया बाधित होने लगती है, जो बाह्य व्यापार है वह जब ठप होने लगता है, और इसको आगे देखें तो जो बाइजेंटाइन साम्राज्य, वहां से भी जो है ये चीजें खत्म होती हैं। बस दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना से थोड़े बहुत व्यापार के कुछ केंद्र रहते हैं, लेकिन उस पर भी अरबों का जो है वो अधिकार हो जाता है। तो इस कारण से हुआ ये कि जब बाह्य व्यापार प्रभावित हुए तो उसका असर हमारे आंतरिक सामाजिक संरचना पर पड़ा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वो कृषि की तरफ, कृषि कार्यों में जो लगे हुए थे, अब उनके साथ पहले आप देखें कि उनको जो देने के लिए, खास करके जो प्रशासनिक क्षेत्रों में जो लोग थे, उनको राजा कैसे देते थे? यह जो वैश्य समुदाय है यह उत्पादन करके कर देता था, शूद्र उस पर कार्य करते थे, और उनके द्वारा जो कर और टैक्स ये सब जो मिलते थे उससे प्रशासनिक अधिकारियों को जो है विभिन्न तरीके के उनके जो वेज हैं वो दिए जाते थे। लेकिन जब व्यापार और वाणिज्य की में, बाह्य व्यापार और वाणिज्य की जो क्रिया है उसमें जब कमी आई, तब क्या हुआ? आप इसको मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन से समझ सकते हैं। हम जब देखेंगे कुषाण काल में मुद्राओं का एक बड़ा स्रोत आपको दिखाई देगा, सातवाहनों के काल में आपको दिखाई देगा, गुप्त काल के भी शुरुआती फेज में आपको ये दिखाई देगा कि विभिन्न तरीके की स्वर्ण मुद्राएं हैं और भी मुद्राएं हैं जिनसे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद मुद्राओं का एक अभाव मिलता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में। इसको रामशरण शर्मा जो है यह व्यापार और वाणिज्य में ह्रास के कारण मुद्राओं की कमी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, और इसके फलस्वरूप जो है वो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो प्रशासनिक कार्यों में लगे लोग हैं उनको भी भूदान दिया जाता है, भूमिदान दिया जाता है। तो भूमिदान देने की प्रक्रिया इससे भी संबंधित है। मित्रों, इस भूमिदान की प्रक्रिया से जब ज्यादा से ज्यादा भूमि दी जाने लगी
तो इसके कई असर हुए। जैसे एक तो भूमि में जो एक स्तरीकृत प्रणाली है उसका विकास होता है, विभिन्न तरीके के क्लास बन जाते हैं उसमें, और यह स्तरीकरण इतना व्याप्त होता है कि आगे जाकर के कई छोटे छोटे आपको सामंत और राजा, छोटे सामंत, उप सामंत और छोटे छोटे साम्राज्य, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी में आसपास देखिए 70 के आसपास छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे आपको जो है उसके बाद हर्ष के शासनकाल के बाद जो है आपको विभिन्न विभिन्न इलाकों में जो है दिख जाए। तो ये तो इनका एक आधार हुआ कि किस तरीके से जो है ये भूमि दान की प्रक्रिया ने एक परिवर्तन जो है वो लाया। सामाजिक स्तर पर जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ वह इस रूप में हुआ कि जैसा कि हम जानते थे कि जो शूद्र वर्ण है ये जो था ये श्रम का कार्य करता था, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में श्रम की आवश्यकता हुई तो जो लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो राजा थे, वो प्रायः जब भूमि देने लगे तो इन लोगों ने जब उस पर कृषि कार्य आरंभ किया तो कुछ जगहों पर इनकी स्थिति में व्यापक सुधार भी आया। और आगे चल करके बहुत सारे शास्त्र इसकी पुष्टि भी करते हैं कि कई विदेशी यात्रियों के वर्णन भी इस बात को पुष्ट करते हैं कि कई जो शूद्र वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति जो खेतीहर के रूप में आ जाती है, जो पहले श्रमिक के रूप में कार्य करते थे, और कई जो वैश्य समुदाय के लोग हैं वो उनकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। तो यह जो है एक भूमिदान की प्रक्रिया से ही यह संबंधित है। अब इसके साथ साथ हम देखें कि और क्या क्या जो है मूलभूत परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं। जैसे सामंतों की प्रक्रिया के लिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के उदाहरण हम देख सकते हैं। हर्ष के जो वो है उसमें आपको कई तरीके के सामंत और उप सामंतों का जो है वो प्रयोग वो दिखाई दे जाएगा। एक चीज जो इसके साथ राजाओं के संदर्भ में जो देखने को आई कि आप देखिए कहीं भी अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें प्रशंसा तो हुई है, लेकिन दैवीय जो स्वरूप है वह दिखाने का प्रयत्न आपको लगभग वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि जो विकेंद्रीकरण की जो पूरी प्रणाली है इसमें राजा की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी, और उसकी कमजोर होती स्थिति को ज्यादा व्यापक स्तर पर दिखाने के लिए कि नहीं वह प्रभावी है, एक प्रक्रिया शुरू हुई। उसके साथ जो है दैवीय आरोपण का बड़े स्तर पर और उसके स्वरूप को जो है काफी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने के लिए, और इसी दौरान आप देखेंगे बहुत सारे चरित्रकाव्य आपको दिखाई देंगे, तो उसका भी जो है एक स्वरूप आपको दिखाई देता है। यह जो पूर्व मध्यकाल है ऐसे स्तर से कभी कभी विद्रोह की प्रक्रिया भी जन्म लेती है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो आम जनता है उस पर दो तरीके की स्थितियां हो जाती हैं। एक तो जो राजा जो है वो तो पहले राजा के बीच सामंत हो गया, सामंत के बीच फिर वो तीसरे स्तर पर आए, मतलब राजा सामंत उप सामंत कई प्रक्रियाएं। तो राजा को तो कर चाहिए, वो कर उसको सामंत देगा। अब सामंत जो है जो सबसे नीचे के लोग हैं उससे कर लेना चाहेगा तो उस पर डबल कर आरोपित करेगा, भाई उसको भी कुछ फायदा चाहिए। तो इससे जो है जमीन जो नीचे का तबका है उसके ऊपर दबाव काफी बढ़ गया, और इसकी परिणति कहीं कहीं हमको विद्रोहों के रूप में भी नजर आती है। जैसे आप कैवर्तों के विद्रोह को देख सकते हैं। तो यह परिवर्तन जो हुआ उसमें संघर्षों की भी एक जो है प्रणाली ये दिख सकती है। जो मध्ययुगीन समय के जिसको हम आरंभिक मध्ययुग कहते हैं और प्राय ऐसे जो हम पूरा मध्यकाल कहते हैं जिसको, उसमें हम देखेंगे कि ढेर सारे स्मृति ग्रंथ जो हैं और प्राचीन जो विधि पुस्तकें उन पर ढेर सारी टीकाएं लिखी गई। आखिर इन टीकाओं का आधार क्या है? इन टीकाओं के लिखने का सीधा मकसद यह था कि जो एक वर्णक्रम में जो परिवर्तन आ रहा था जिसमें यह विद्रोह की भावनाएं थी उस पर एक दैवीयकरण और धार्मिकीकरण कर करके और उनको जो है वह यह दिखाया जाए कि नहीं आप जो है इधर नहीं आ सकते हैं, आपके लिए ये वैध है, इन सारी प्रक्रियाओं में आप लगे रहिए। तो इस तरीके के नए तरीके से जो कानून हैं उनकी व्याख्याएं की जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इस तरीके के विद्रोह सामंतीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे समाज में
दिखने लगे थे। तो इनको मित्रों हम इस रूप में भी देख सकते हैं। एक चीज यह है कि आखिर साहित्य, कला, इन सारे क्षेत्रों में क्या हो रहा था। समाज के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस दौरान में आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल में, जिसकी तरफ रामचंद्र शर्मा हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कि एक जो नया वर्ग है जिसको जाति के रूप में राजपूतों का जो आगमन है, जिसमें कई तो अपने को प्राचीन समय के क्षत्रिय से जोड़ते हैं, राजन से जोड़ते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी खेमे से जोड़ते हैं, लेकिन यह जो एक नया राजपूत वर्ग है यह कैसे उद्भूत हुआ। मित्रों आप देखिए कि जब सामंतीकरण के फलस्वरूप, सामंतीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब संघर्ष तेज होंगे तो उसमें एक योद्धा वर्ग की जरूरत होगी, और योद्धा वर्ग के लिए जो कुछ विदेशी आ रहे थे, आप देखिए जो विदेशी वर्ग के थे बहुत सारे, और जो कबीलाई समाज था वह भी इसमें शामिल हो रहा था, और उससे एक नया वर्ग जो उद्भूत हो रहा था वो राजपूतों के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। तो धर्म के क्षेत्रों में आप देखिए क्या परिवर्तन हो रहे थे। धर्म के क्षेत्रों में हम परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जो है वो कबीलाई समाज करता है। आखिर कबीलाई समाज का क्या रोल है। होता यह था कि जब भूदान की प्रक्रियाएं जब तेज होती थी, जब भूमिदान जब दिए जाते थे, तो कई कबीलाई क्षेत्रों में भी जो थी यह दान की प्रक्रिया जाती थी। उसमें प्राय जो ब्राह्मण पाते थे या उसके बाद भी ज्यादा मात्रा ब्राह्मणों की थी, तो वो जब उन क्षेत्रों में जाते थे तो वहां पर जो व्याप्त विभिन्न तरह के उनके रीति रिवाज थे, खास करके जो मातृ देवी की जो आराधना की जो प्रक्रिया थी, वो धीरे धीरे उनका ब्राह्मणीकरण किया गया, और इस तरीके से उनके जो देवता हैं और जो देवियां हैं वो इसमें काफी तरीके से घुल मिल जाती हैं, और बहुत सारे मातृ शक्ति के रूप में जो है और आराधना की देवी में, तंत्र में जो है उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो यह भी जो है एक प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। मित्रों एक बात जो है वो भाषा और लिपि के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। आप देखें कि अपभ्रंश के साथ जो प्रारंभिक मध्ययुग, उसके बाद 7वीं शताब्दी ईस्वी और इसके आसपास अपभ्रंश के बहुत सारे रूप जो थे उनसे जो है छोटी छोटी, जैसे आप उसमें प्राक राजस्थानी, प्राक गुजराती, उधर प्राक बांग्ला, कई स्वरूपों को जो है वो आप देख सकते हैं। और इनकी पुष्टि जो है, अगर आप उधर असमिया और उधर देखना चाहें तो उसके जो कुछ अभिलेख हैं, जैसे जो प्राचीन प्राकृत के जो साहित्य है उससे आप उनको जो है वो देख सकते हैं। और इधर जब आप देखेंगे बहुत सारे जैन अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है। आपको इधर कई स्वरूप जो है राजस्थानी के और प्राक गुजराती के, ये विभिन्न तरीके के जो है ये दिख जाएंगे। भाषा के क्षेत्र में क्या था कि कई क्षेत्रीय बोलियों में भी जब ब्राह्मणों का जब प्रभाव उधर बढ़ता था तो कई क्षेत्रीय बोलियां भी उनके व्याकरण से जो थी वो और संस्कृत के ज्ञान से कबीलाई समाजों की जो विभिन्न सारी जो बोलियां थी वो भी काफी जो थी वो परिष्कृत हो रही थी। उनमें भी परिष्कार भी कह सकते हैं या एक तरीके से परिवर्तन भी कह सकते हैं, वह भी जो है उसमें दिखाई देता है। आप देखें कि जब मौर्य काल जो काफी सशक्त काल था, जिसमें केंद्रीकरण की प्रक्रिया काफी ज्यादा थी, और उसमें जो था दान लेने जो कर है टैक्स लेने के लिए विभिन्न तरीके के अधिकारी होते थे, और बाकायदे जो है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिल जाएगा कि लोगों का जो था वो उसमें लोगों की जनगणनाएं होती थी, और लिखा जाता था कि भाई श्रम कितने लोग काम करने योग्य हैं, कितने लोग, इसकी जनगणना हो। लेकिन बाद में आप जब गुप्त काल में देखेंगे फाहियान और इत्यादि के वर्णन से आपको देखेंगे कि शायद ये प्रक्रिया जो थी वो बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो था कर लेने के एक नए वर्ग का, कर लेने के लिए नए वर्ग का उदय हो गया था, और वह अब छोटे राजाओं के पास, राजा के पास जो थी केंद्रीकरण की वैसी स्थिति नहीं थी। तो यह गुप्त काल में ही आपको ये विखंड छोटी छोटी स्थितियां जो है ये दिख जाएंगी। मैं जो लिपि के संदर्भ में ये बात कह रहा था कि मौर्य काल में अगर आप ब्राह्मी जानते हैं, उसके बाद गुप्त काल में भी, और अंतिम तो लगभग अंतिम गुप्त काल तक के जो था वो जो अभिलेख है उनका उद्वाचन हो सकता था, लेकिन उसके बाद विकेंद्रीकरण की स्थिति से नई तरह की लिपियां, कई तरह की लिपियां आ गई, और लोगों के लिए जो था वो बड़ा मुश्किल सा हो गया था डिसाइफर करना। तो विभिन्न तरीके की भाषाएं और लिपियों का विकास भी जो है इस संदर्भ में आप देख सकते हैं। मित्रों धर्म के संदर्भ में रामचंद्र शर्मा जो है
उसके बाद जो कला के क्षेत्र में हमारा ध्यान जो ये करते हैं, तो वो भक्ति को भी जो है वो सामंत से जो एक सामंतवादी प्रवृत्ति है उसे जोड़ करके दिखाने का प्रयास करते हैं। पूजा, भक्ति और पूजा जो है यह मुख्यतः क्या है, यह एक तरीके का समर्पण है जो कुछ कहीं ना कहीं से उस समय की जो सामंतवादी पूरी की पूरी जो प्रणाली है उससे मेल खाता है। आप देखिए कि जब मंदिर बनते हैं तो उसमें जो मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है वो काफी विशालकाय होती है, और जो उसके किनारे किनारे छोटे छोटे जो देवताओं, पंचायतन मंदिरों में आप देख सकते हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है, उनमें भी एक हायरार्की, एक स्तरीकरण दिखता है। लेकिन साथ ही विकेंद्रीकरण की स्थिति में जो सामंत थे, सामंतों के पास दिखाने के, छलावे की ऐसी जो एक शोप करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका प्रभाव आप विभिन्न तरीके के कला प्रतिमानों में भी उसको देख सकते हैं और कई छोटे छोटे मंदिरों के विकास में भी देख सकते हैं। तो यह जो है भक्ति और सामंतवाद की स्थिति को भी जो है रामचंद्र शर्मा अपने लेखन में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भाषा के संदर्भ में, लिपि के संदर्भ में एक नई तरीके की सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना के रूप में, एक नए तरीके के धर्मतंत्र की स्थापना के रूप में, एक नए तरीके का साहित्य जिसको चरित्र साहित्य कहते हैं, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे बाण का जो गद्य है वह उसका उदाहरण उसमें देखिए, उनके आधार पर सही इतिहास या क्या स्थिति है इसका निरूपण भी ज्यादा जो है वो इतना अलंकृत हो जाता है कि करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो एक नए तरीके के ये चीजें उद्भूत होती हैं। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में, इन सारे चीजों को ध्यान देते हुए ही हम भारत में मध्ययुग को रेखांकित कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं थीं जिससे हमारा मध्ययुग जो है वो परिभाषित हो सकता है। तो प्राचीनता के मध्ययुगीनता में जो परिवर्तन की जो पृष्ठभूमि है वो मुख्यतः भूमिदान की प्रक्रिया से शुरू होती है, और उसको जो है रामचंद्र शर्मा अर्बन डीके के माध्यम से जैसे दिखाते हैं कि कई बाद में आप ये पुरातात्विक उत्खननों से भी राजघाट, कौशाम्बी और विभिन्न जो ये पुरास्थल हैं इनमें जो एक कमी आती है उनकी जो तो उसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे व्यापार और वाणिज्य में जो ह्रास हुआ उसका क्या प्रभाव जो है हमारी सामाजिक संरचना पर पड़ा। एक बात और कि जब ज्यादा आप सोचिए कि जब व्यापार और वाणिज्य के जब केंद्र खत्म होंगे, कम होंगे, बाह्य, खास करके बाह्य व्यापार, मुद्राओं की जब कमी होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा संकेंद्रण है वह ग्रामीण क्षेत्र में होगा, और ग्रामीण उत्पादन का एक नया ढांचा हमारे सामने उपस्थित होता है, और प्रायः ग्राम उत्पादन में लोग निर्भर होने का भी प्रयास करते हैं, नए नए तरीके के उत्पादन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई उसको आप एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन के रूप में भी देख सकते हैं। कृषि का प्रसार कैसे हुआ? कृषि का प्रसार इस रूप में हुआ कि जब छोटे छोटे भूमि के टुकड़े कई स्थानों पर मिले और उसमें अन्य प्रक्रियाएं जब बाधित है तो सारे लोग श्रम करेंगे, तो भूमि के ऊपर करेंगे, तो कृषि के बहुत सारे रूप जो है और नाना प्रकार की कृषि, चूंकि वही अब एक साधन है, उसमें कृषि का प्रसार भी जो है यह मध्ययुग की एक विशेषता है। कई सारे प्रमाण उसमें मिलते हैं विभिन्न तरीके के। एक बात जो और है वो यह कि भारत में जो मध्ययुग है उसमें यह देखा जाता है कि श्रम की प्रक्रिया में क्या जो दास और अर्धदास की जो बात आती है कि भाई दास और अर्धदास की क्या प्रक्रियाएं थी, तो उसमें देखिए एक बात तो यह है कि अर्धदास दरअसल यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, और उसमें यह होता था कि जो बड़ा मालिक होता था, जो भूस्वामी होता था, वो अपने एक छोटे से भूखंड को दे दिया, उस पर लोग काम करते थे और फिर वो उसका भी सारा काम करते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसमें जो दास वर्ग को जो दान दिए गए उसको सिर्फ भूमि उत्पादन से जो है वो नहीं लगा करके दिया गया, इसके कोई उदाहरण जो है वो नहीं मिलते, और ना ही बेगारी का कि बेगार तो कराए जाते थे, कई विष्टिकर और इस तरीके की चीजें जो है विष्टि जैसे शब्द जो है वो मिलते हैं हमको कालीन अभिलेखों में और ऐसे, लेकिन
उत्तर भारत में संभवतः उनको झीलों के निर्माण में या अन्य कई निर्माण कार्यों में राजा लगाते थे। खेती में जो थे वो इस तरीके से जो थे वो नहीं लगाते थे। दक्षिण भारत में जो है यह कुछ मिलते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक जो महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता था मित्रों, वह यह कि आप देखिए इसी मध्य युग में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि बहुत सारे खगोल के, ज्योतिष के, बीजगणित के रचनाकार आते हैं और उनकी रचनाएं आती हैं। संभव है कि इसका प्रभाव जो था वह विभिन्न रूपों में पड़ा होगा। जैसे खेती के लिए भूमि माप में, मंदिर आप बना रहे हैं तो उसके नाप जोख में, नाप करने का मतलब यह है कि भाई किस तरीके का जो है उसका एलिवेशन होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी। इस तरीके से नान में अलजेब्रा भी जो है यह काफी भूमिका है। उस दौरान आर्यभट्ट की जो दशमलव प्रणाली है आप उसको देखें, और जो शून्य जिसको कहते हैं उसका भी जो ये उसकी जो ओरिजिन होती है उसका हम, हालांकि हम ज्यादा ये नहीं कर पाते हैं, वो पश्चिम के चला जाता है और अरब वहां पर जो है उसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो उसका ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाए इस दौरान, लेकिन फिर भी ये सारे जो रचनाएं हो रही थी यह कहीं ना कहीं उस तरीके, उस समय के सामंतवादी व्यवस्था में जो था वो अपना योगदान दे रही थी। तो ये सारे प्रक्रम मिल करके एक मध्ययुग का निर्माण करते हैं। प्राचीनता से मध्ययुगीनता के परिवर्तन को रामशरण शर्मा बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और हमारे सामने रखते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं थीं जिनसे भूदान से जो एक सामंतीकरण की प्रक्रिया और एक मनोवृत्ति जो है भूमिदान से शुरू होती है और उसका क्या क्या प्रभाव जो है हमारे विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है। और आप देखें कि इसका विस्तार आपको आगे भी दिखाई देगा। मुगल काल में आप आए तो उस दौरान जितने भी आप देखेंगे नजारा, इनाम, नजराना, विभिन्न तरीके की जो ये प्रक्रियाएं हैं ये सभी भूमिदान के रूप में आती। तो उसको उस तरीके की मनुष्य दौर की विशेषता के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। यह प्रक्रिया जो थी यह पहले से जो थी हमारे यहाँ उद्भूत होती आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें भाषा और साहित्य के स्तर पर होने वाले परिवर्तन हैं। यह आपको आरंभिक मध्ययुग में ही जो है धीरे धीरे यह जो है, और उसके बाद मध्ययुग में यह देखने को मिलेंगे। हालांकि यह जरूर है कि मुसलमान और तुर्की आक्रमण के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन इसका यह एक एस्पेक्ट यह भी है। मित्रों, यह तो बात यह हो गई। एक जो मैं बात और अपनी केंद्रित करना चाहता था एक विषय पर, जिसको रामशरण शर्मा जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, वह यह है भारतीय सामंतवाद। 1965-66 में जो उनकी पुस्तक है इंडियन फ्यूडलिज्म, उस पर काफी बातचीत होती है और मुख्यतः वह भारत में सामंतवाद की प्रवृत्तियों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है। बहुत सारे काउंटर हुए कि भारत में तो सामंतवाद की प्रवृत्ति जो थी वो थी ही नहीं, और ऐसे जब भारतीय सामंतवाद के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो मार्क्स ने जिस तरीके से यहां पर जो है वह देखने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि भाई सामंतवाद को उन्होंने अरदास की प्रक्रिया से जोड़ा। लेकिन रामशरण शर्मा इसे डिनाई करते हैं, क्योंकि भारत में जो था वह घरेलू दासों का वर्णन मिलता है, लेकिन भूमि में जो है एकदम ऐसे बंधुआ और दास का जो है वर्णन नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, यह जरूर है कि एक शोषण और शोषित पर आधारित जो सामाजिक और भूमि स्तरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें एक वर्ग धीरे धीरे अपने अधिकार खोते खोते जो वह दास के रूप में परिणित हो सकता है, यह बात तो है, लेकिन अर्धदास के तरीके का कॉन्सेप्ट जो है यहां नहीं है। तो भारतीय सामंतवाद के ऊपर अब यह भी कहना कि भारत में सामंतवाद की प्रवृत्ति विद्यमान नहीं थी, यह भी ज्यादा तार्किक बात नहीं है, और बिल्कुल है भी नहीं। भारत में सामंतवाद के कई स्वरूप जो है वह प्रचलित हमको दिखाई देते हैं। मित्रों, एक जो महत्वपूर्ण बात वह है वह यह कि यूरोप में आप जो देखें, यूरोपीय सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद के परिप्रेक्ष्य में, तो यूरोप में जो भूमि संपत्ति है
उसमें जो परिवर्तन है वो चौथी और पांचवी शताब्दी में हुणों के आक्रमण से बहुत सारी उसकी स्थितियां जो है स्पष्ट होती हैं। लेकिन भारत में जो सामंतीकरण की प्रक्रिया है यह जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है और उसके परिप्रेक्ष्य में आप जो है वह चीजों को देख सकते हैं। तो एक बात और है, विखंडीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको कुछ लोग, सेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया है इसको भारतीय सामंतवाद की स्थायी विशेषता मानते हैं। लेकिन क्या यह सही है? तो इस स्थान पर मार्क ब्लॉक का उदाहरण देते हुए आर एस शर्मा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो क्लासिकीय जो उसकी क्लासिकीय जो मंजिल बनती है उसमें शुरुआत में तो जो है सार्वभौमिकता का विभाजन जो है वह सामंतवाद की विशेषता है, लेकिन जो उसका द्वितीय चरण है उस द्वितीय चरण में जो विलीन होने का जो चरण है उसमें केंद्रीकरण और राजसी निरंकुशता का प्रदर्शन भी हमको दिखाई देता है। और मुगलों के निरंकुश शासन के दौरान आप इस स्थिति को बड़े स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि वहां तो एक जो है वो आपको केंद्रीकृत व्यवस्था राजसी निरंकुशता की मिलेगी, लेकिन उसके भीतर भी जो है एक सामंती प्रवृत्ति और सामंतीकरण की प्रक्रिया, सामंती उत्पादन पद्धति जो है वह दिखाई देगी। तो यह बात जो है वह भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद में अंतर और इसका स्वरूप क्या था, इसके कई सारे चरण मैंने मध्ययुग के संदर्भ में बातचीत करते हुए मैंने स्पष्ट किया। तो भारतीय सामंतवाद और मध्ययुगीनता को जिस बारीकी से रामशरण शर्मा भूमि उत्पादन के जो साधन और संसाधन हैं उस पर आधिपत्य और उनके साथ उस पर तकनीक और अधिकार से जो होने वाले अधिशेष उत्पादन, परिवर्तन और स्तरीकरण की प्रक्रिया से जो देखने का एक प्रयास करते हैं वह बिल्कुल एक नई दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि है। इसलिए मार्क्सवाद दरअसल समाज के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको वैज्ञानिक तरीके से देखता है। उसमें ऐसा नहीं है कि धर्म और बाकी सारे तत्व हैं, यह एक तत्व हो सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से जो है उसको डिफाइन कर दें, ऐसा नहीं है। इसलिए वह मिथकों और कर्मकांडों को भी जो है इस परिवर्तन की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं और उसकी कोशिश करते हैं। इतिहासकार की जो एक बौद्धिक ईमानदारी होती है उसके परिप्रेक्ष्य में भी वो बहुत स्पष्ट है। सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंसेंट इंडिया जो पुस्तक है उसमें वो भारतीय राज्य व्यवस्था, प्राचीन भारत में जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उसमें जिन विदेशियों से जो मार्क्सिस्ट जो बात के इतिहासकार हैं उनसे प्रभावित हैं उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद भारत में राज्य व्यवस्था के उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और कहते हैं एंगल्स की पुस्तक जो है उनकी किस तरीके से, मॉर्गन की किताब जो है उनकी किस तरीके से उनकी दृष्टि के विस्तार को जो है ज्ञापित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ अंध दृष्टि से मार्क्सवाद और मार्क्सवादी सिद्धांतों को भारतीय समाज पर लागू कर देते हैं और इसकी प्रवृत्ति, सामंतवाद की प्रवृत्ति, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के सिद्धांत के रूप में जो वो डिनाई करते हैं मार्क्सवाद से, उसके रूप में आप जो है इसको देख सकते हैं। इतिहास के संदर्भों में बातचीत करते हुए 1989 में हिस्ट्री कांग्रेस के अपने भाषण में कि हमको आखिर प्राचीन भारत को किस रूप में देखना चाहिए, जो हमारा पीछे का जो समय है उनको किन रूपों में देखना चाहिए, वो रामशरण शर्मा बहुत स्पष्ट करते हैं। कहते हैं भाई देखिए, अब कला और स्थापत्य जो आपके यहाँ विद्यमान है उस पर आप गर्व करिए, जो विरासत है उस पर गर्व करिए, इससे आपको कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जो एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, एक ऐसी जटिलतम प्रक्रियाएं हैं जो प्रतिगामी मूल्य हैं हमारे प्राचीन समाज के, उनको आप ये दिखाने का प्रयास करें कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रगतिशील नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है। वैसी प्रवृत्तियों को उजागर करना चाहिए और उनको उजागर कर करके उनके जो सही संदर्भ है ये रखने चाहिए। अब आप जो भाई प्राचीन समय में अगर जो शूद्रों की स्थिति है, समाज जो है वह दो तरीकों से जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें जो दलितों की स्थिति क्या है, उसमें नारी की स्थिति क्या है, अब आप जो उसका सिर्फ महिमा मंडन करेंगे और उन्हीं रूपों में रख देंगे तो आप बहुत सारे संदर्भों से उसको काट देंगे। आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं थी जो एक प्राचीन समय का जो मातृ सत्तात्मक समाज था वो पितृ सत्तात्मक समाज में जो है परिवर्तित हुआ। उन परिस्थितियों पर, उन स्थितियों पर
बहुत गहनता से विचार और विमर्श की आवश्यकता है। उससे आप एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं और उसी से परिवर्तन की एक नई धारा जो है ये आप देख सकते हैं। जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है उसकी प्रतिक्रिया में जो एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो शुरू हुआ वह सही है। उन्होंने कई रूपों में जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है उनके, बहुत सारी चीजें निकल करके आई, लेकिन आप इसको एक सांप्रदायिक दृष्टि देने का प्रयास करेंगे, प्रतिगामी मूल्य देने की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो यह स्थितियां जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक नहीं है। जो आप देखिए एक जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बाद बहुत सारे समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्थितियां बनी और जो बाहर के लोगों ने भारतीय इतिहास को देखना शुरू किया तो एक नई तरीके की दृष्टि है। अब वह इस तरीके से नहीं कहते हैं कि प्राचीन भारत में राज व्यवस्था थी, नहीं। हिस्टरमैन जो है वो पूरी प्रणाली को समझते हुए जो कबीलाई समाज की अवधारणा है वह लागू करते हुए नए रूप में कहता है कि भारतीय समाज कबीलाई समाज था। तो इसका उदाहरण आप ऐसे नहीं दे सकते। उसके अध्ययन और परिवर्तन की विधाओं से यह कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जो बाहर से भी जो आक्रमण हुए रामचरण शर्मा ने अपनी दृष्टि से उनका जवाब देने का प्रयास किया। तो और सारे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आर्यन इन्वेजन पर जो है उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं और आज एक महत्वपूर्ण विषय है राखीगढ़ी से जो विभिन्न तरीके के जो डीएनए प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हैं उनके संदर्भ में भारत में आए बाहर से आए कि यहीं से थे, इन पर बातचीत हो सकती है, उस पर भी उन्होंने विचार किया है, लेकिन वह एक अपने आप में एक अलग विषय बन जाएगा, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं करूँगा। मैं मुख्यतः इसी पर अपने बातचीत को रामचरण शर्मा के परिप्रेक्ष्य से उनकी इतिहास दृष्टि को मूल्यांकित करते हुए मैं इन्हीं संदर्भों में रखना चाहता था कि आखिर वो प्राचीनता से मध्ययुगीनता के परिवर्तन और भारतीय सामंतवाद को देखने की जो प्रवृत्तियां हैं उनको वो किन रूपों में देखते हैं और कैसे परिभाषित करते हैं। एक जो बात यह है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए मार्क्सवाद हमें यह दृष्टि देता है कि हम प्राचीन समय को समझ सके, प्राचीन और जो हमारे समाज के जो परिवर्तन के जो मूलभूत बिंदु हैं उनको समझ सके, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अगर आपको समय के साथ नए विचार आते हैं और तार्किक परिप्रेक्ष्य में आते हैं, जो सोर्स हैं उनके समालोचनात्मक निष्कर्षों से जो स्थापित होते हैं उनको आप लाइए, लेकिन अभी तक समाज को समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बेहतर ज्यादा अगर कोई विचार आपके पास हो तब उसको रखिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको आप उसमें तलाश करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है। मित्रों, इन सारे परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो रामचरण शर्मा की इतिहास दृष्टि जैसे प्राचीन मध्ययुगीनता के संदर्भों को प्राचीनता के मध्ययुगीनता के संदर्भों में देखते हैं उसकी आज क्या प्रासंगिकता है। आज भी आप देखिए कोरोना संकट के समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जब विभिन्न तरीके के व्यापार बाह्य व्यापार जो है वह पूर्णतः जो है वो बंद है, कई स्तरों पर चालू है, लेकिन उनमें एक जो है विभिन्न तरीके का जो है एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता है और आज आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है। आप ध्यान रखिए मध्ययुग में भी रामचरण शर्मा इसी बात को कहते हैं कि यह जो परिवर्तन हुए और बाह्य व्यापार के कारण जो ग्रामीण उत्पादन की जो नई प्रविधियां विकसित हुई वो अपने को कैसे आत्मनिर्भर बनाती हैं, उनको देखने समझने और सोचने की जरूरत है। अतः इतिहास की प्रासंगिकता इन विभिन्न बिंदुओं और विभिन्न पहलुओं से बनी रहती है और इनको ऐसे संदर्भों में देखने की जरूरत है। तो यह जो कुछ बातचीत थी मैंने रामचरण शर्मा के संदर्भ में और उनकी पुस्तकों से जो कुछ समझाने का उन्होंने प्रयास किया था उनके संदर्भ में मैंने विवेचित करने का प्रयास किया। और अक्सर वह कहते थे कि इतिहासकार जो है अगर वह खुद इतिहास के विकृतीकरण पर डिस्टॉर्शन पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा लोगों को। इसलिए सही मायनों में सही दृष्टि से और एक तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से इतिहास की दृष्टि रखिए, क्योंकि इतिहास जो है वह अपने वर्तमान को समझने का भी एक जरिया है। तो नए इतिहासकारों के संदर्भ में भी हमें रामचरण शर्मा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और सीख करके जो वर्तमान के कुछ ऐसे पहलू हैं उन पर विचार विमर्श करने की जरूरत है और उनसे जो मार्ग निकलते हैं उनको जानने की जरूरत है। और अंतिम में जो बात मुझे कहनी है वह यह कि मुझे मुक्तिबोध की वो कविता कि शहर के उस ओर परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइया जल की,
सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो, क्योंकि बहुत सारे पुरातत्व के स्रोत अभी भी कई जगहों पर दबे पड़े हैं। उनके आलोक में फिर नए तरीके से विभिन्न स्थितियों को देखने की जरूरत है। एक बात और, ये सारी दृष्टि तो मैंने उनके तरीके से देखने का प्रयास किया, लेकिन उत्पादन के साधन के क्रम में जो लौह उत्पादन और लौह तकनीक की जो बात करते हैं, तो मैं चूंकि पुरातत्व का विद्यार्थी हूं, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि पुरातत्व के क्षेत्र में जो नई खोजें आ रही हैं, खास करके लौह तकनीक में, उसमें बहुत सारे काम डॉक्टर राकेश तिवारी ने किया है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है, और साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम ने, बाद में डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय सर ने भी उस पर बहुत सारे काम किए। और जो एक नई जगहों से जो नई डेटिंगें आ रही हैं और लोहे की प्राचीनता जो बहुत पीछे तक जा रही है, तो उन संदर्भों को भी समग्र इतिहास के समेकित रूप में कि वो कहाँ लाइज करती हैं और उसके बाद फिर कैसे, तो ये जो एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होगा उसमें भी उनको देखने की जरूरत है। तो मित्रों, एक बात तो यह है कि रामशरण शर्मा ने हमारे बीच अपने मेहनत से, परिश्रम से एक जो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखा है, शायद उसको पूर्णतः विवेचित करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन जहां जहां से कुछ बिंदु मिले मैंने उनको रेखांकित करने का प्रयास किया, और थोड़ी सी ये ग्लिम्स, एक झलक ही है, उसको दिखाने का प्रयास किया। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से काटना है?